नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DOI स्टडी हब में। मैं पंकज सारस्वत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम था अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और हमने आपको ये भी कहा था कि आप इनको एक बार गो थ्रू करना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। एक बार ये अरस्तु के बाद कुछ जो थिंकर्स हैं, ये थोड़े से बड़े थिंकर जो हैं वो अरस्तु तक हैं। इसके बाद जो थिंकर्स आएंगे वो ज़्यादा लंबे उनके मतलब चैप्टर्स नहीं है, बहुत कम ही उसमें हम लोग उनको कवर अप करेंगे। तो जैसे ही हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का सब्जेक्ट कवर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको इसके प्रैक्टिस सेशन भी तैयार कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 के आसपास क्वेश्चंस हमारे तैयार हैं। बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली 3-4 क्लास के बाद हम लोग आपके वो प्रैक्टिस सेशन कराना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, टाइम खराब नहीं करते, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, पार्ट 2 ऑफ अरस्तु। लास्ट क्लास में हमने आपसे अरस्तु की बात की थी। तो हमने अरस्तु के बेसिक्स लास्ट क्लास में कवर किए थे। क्या क्या अरस्तु की बातें थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कौन सी चिंतन पद्धति थी, कौन सी उनकी बुक्स थी, किसमें वो क्या बात करना चाहते थे, किस प्रकार से वो अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते थे और किस प्रकार से सरकार की बातों को आपके सामने रखना चाहते थे। लास्ट क्लास में हमने ये सब कवर किया था और जहां हमने क्लास छोड़ी थी वहां से हमें स्टार्ट करना था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय अरस्तु, बाय एरिस्टोटल। तो अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें आज उस पर कवर अप करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। क्लासिफिकेशन में अरस्तु ने दो चीजें रखी थी। हमने पढ़ा था 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट अरस्तु ने बताया था। नंबर 1 तो था नंबर ऑफ रूल और दूसरा था पर्पस ऑफ रूल। नंबर ऑफ रूल का मतलब होता है कि कितने व्यक्ति शासन कर रहे हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा प्राचीन भारत में या प्राचीन दुनिया में एक व्यक्ति का शासन होता था, उसको हम लोग राजतंत्र बोलते थे। ठीक है, राजतंत्र के बाद अलग अलग टाइप के शासन हुए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इस प्रकार से अलग अलग शासन रहे। तो अरस्तु ने हर एक शासन को अपने तरीके से अपने वाक्य में उसने डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आप समझिए नंबर ऑफ रूल। नंबर ऑफ रूल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सिंगल पर्सन रूल होता है, सम पर्सन रूल होता है और मैनी पर्सन रूल्स होता है। क्लियर है यहां तक की बात? सिंगल पर्सन, सम पर्सन, मैनी पीपल। दूसरा होता है पर्पस ऑफ रूल, कि इनके रूल का पर्पस क्या है। पर्पस, एक राजा है, एक राजा अपनी सरकार को चला रहा है, अपने शासन को चला रहा है, तो उसका पर्पस क्लियर करता है। जब तक राजा राज्य हित में कार्य करता है तब तक तो उसको हम लोग राजतंत्र बोलते हैं। जैसे ही राजा ग्रीडी हो जाए, जैसे ही राजा लालची हो जाए या अपने परिवार के लिए सोचने लगे या जनता का ख्याल उसके दिमाग से एक पल के लिए हटना स्टार्ट हो जाए, तो वहां से क्या होता है, राजा का जो राजतंत्र था वो कहीं ना कहीं कुलीन तंत्र या धनिक तंत्र में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने बात करी पर्पस ऑफ रूल की। यहां तक की बात आपको समझ में आई? देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी डिस्कस किया था कि पहला था हमारा नंबर ऑफ रूल और दूसरा था हमारा पर्पस ऑफ रूल। तो नंबर ऑफ रूल के अंदर क्या है? नंबर ऑफ रूल के अंदर उसने 3 प्रकार के रूल बताए हैं। पहला है सिंगल पीपल, सम पीपल और मैनी पीपल। ये नंबर ऑफ रूल की बात अरस्तु ने करी है। अब समझिए इस बात को। सिंगल पीपल के अंदर क्या चीज होती है? सिंगल पीपल के अंदर हो गया कि एक राजा, उसका शासन। सम पीपल के अंदर होगा राजा, राजा के मंत्री और वो लोग मिलकर शासन चला रहे हैं। मैनी पीपल का मतलब हो गया डेमोक्रेसी, लाइक डेमोक्रेसी, जैसे कि हिंदुस्तान में हो रहा है। मैनी पीपल मिलकर शासन सरकार चला रहे हैं। जैसे यहाँ पे राज्य सरकार अलग चल रही है, केंद्र सरकार अलग चल रही है, पंचायती राज अलग चल रहा है, निगम राज अलग चल रहा है। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम ही लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है और दिल्ली में बारिश में जब सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, गलियां बंद हो जाती हैं, रोड धंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं। यही बात अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने डेमोक्रेसी को शासन का सबसे घटिया पद्धति माना है और कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे प्रूफ भी होती नजर आ रही है कि डेमोक्रेसी के अंदर देखिए क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में, कि सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं बट कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानने को तैयार हो रहा। ठीक है, आज की डेट में अगर हम लोग अपने आप को ही देखें तो हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोग आज की डेट में अपने कन्वेंस के लिए अपने व्हीकल का यूज कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपने कन्वेंस के लिए अपने फोन्स का यूज कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक बूथ का यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी भी सेंस में गवर्नमेंट के किसी भी आइटम को यूज करने में परहेज करते हैं। हम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मैक्सिमम सड़कें हम लोग यूज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट बना रही है। बाकी हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने अपनी चीजों का अरेंजमेंट खुद कर लिया है और टैक्स हम हर चीज के ऊपर दे रहे हैं।
बात समझ रहे हैं आप? टैक्स हमारे हर चीज पे है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी भी, हर चीज का हम लोग टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल भरवा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सीएनजी भरवा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, गैस सिलेंडर पे टैक्स दे रहे हैं, डीजल पे टैक्स दे रहे हैं, राइट। और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है टैक्स का, कि हम लोग सब चीजें अपनी अरेंज कर रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है हमारे लिए रोड बनाना, उसमें भी गड्ढे हो रहे हैं, और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि हमारा काम नहीं था, केंद्र का काम था, केंद्र कहती है हमारा काम नहीं था, ये राज्य का काम था। ना सड़कें हैं ना अस्पताल है, दोनों तरफ से हमारा बुरा हाल है। एनीवे, तो ये मैंने आपको एक बात रखी है, जनरल मैंने एक बात रखी है कि क्यों अरस्तु ने डेमोक्रेसी को एक सरकार का अच्छा शासन पद्धति नहीं माना, क्योंकि उसने डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र का एक नाम दिया। तो लोकतंत्र को बोले लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है, भीड़ आके शासन करने का प्रयोग करता है। तो उसी प्रकार से जैसे अगर पहली क्लास हमारी कन्फ्यूशियस की थी, कन्फ्यूशियस ने भी ये बात बोली थी कि हर व्यक्ति को समान आप नहीं तोल सकते, किसी का मेंटली लेवल हाई होगा, किसी का मेंटली लेवल कम होगा, और दोनों मिलकर सरकार को नहीं चुन सकते। जिसका सोचने का शक्ति कम होगी वो कम सोचेगा, जिसकी अधिक होगी वो अधिक सोचेगा, दोनों को आप बराबर अधिकार नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं या भारतीय दार्शनिक हुए हैं, जितने वेस्टर्न थिंकर्स हैं या इंडियन थिंकर्स हैं, इन सब ने जो बातें कही हुई हैं वो कहीं ना कहीं आज हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ रूल की। ये तीन चीज मैंने आपको समझाई, सिंगल पीपल, सम पीपल, मैनी पीपल। इसके बाद बात किया नंबर ऑफ रूल, आपको समझ में आया नंबर ऑफ रूल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्पस ऑफ रूल की। पर्पस ऑफ रूल के अंदर भी दो टाइप के पर्पस बताए हैं। दो टाइप के पर्पस कौन से हैं? पहला है नेचुरल, दूसरा है रिमिड। नेचुरल का मतलब होगा सामान्य और रिमिड का मतलब होगा विकृत। मैं लिख देता हूं, नेचुरल का मतलब होगा सामान्य और रिमिड का मतलब हो गया विकृत। विकृत मतलब फैला हुआ, बड़ा रूप। सामान्य मतलब छोटा रूप और विकृत यानी कि बड़ा रूप सरकार का। ठीक है, समझिए इसको कैसे आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए सरकार की क्या क्लासिफिकेशन करी है, सरकारी व्यवस्था की क्या क्लासिफिकेशन करी है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्लासिफिकेशन करी है अरस्तु ने, उसको समझिए। अरस्तु ने सरकार के ये तंत्र बताए हैं, उसने ये तंत्र में पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को उसने क्लियर किया है। पहला उसने जो तरीका बताया है गवर्नमेंट का, वो बताया उसने मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजतंत्र। पहला मतलब है उसका मोनार्की, जिसका मतलब है राजतंत्र। उसके बाद उसने बात करी है ट्रेनी की। ट्रेनी का मतलब होता है लोकतंत्र। मैं भी समझाऊंगा आपको ये होता क्या है। ट्रेनी का मतलब होता है निरंकुश तंत्र। उसके बाद वो आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड उसने बात करी है एरिस्टोक्रेसी की, जिसको हम लोग बोलते हैं कुलीन तंत्र, और फोर्थ उसने बात करी है ओलिग्रेसी की, जिसको हम लोग बोलते हैं धनिक तंत्र। फिफ्थ पे उसने बात करी है पॉलिटी की, और सिक्स्थ पे उसने बात करी है डेमोक्रेसी की। यहां तक की बात क्लियर है? तो यहाँ पे अरस्तु ने जो समझाने की कोशिश करी है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट, किस प्रकार से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस अकॉर्डिंगली उसको आप रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप बात को समझिए। सबसे पहले वो बात करता है मोनार्की की। ओके, मोनार्की। मोनार्की को हमने क्या बोला? मोनार्की को बोला राजतंत्र। मोनार्की का मतलब वो दोस्तों राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि एक राजा का अपनी प्रजा के ऊपर शासन करना, एक राजा का अपनी प्रजा के लिए कार्य करना, ये राजतंत्र है। ये संविधान की जो उसने धारणाएं बताई थी, ये तो जो राजतंत्र है वो सिंगल पीपल है, सिंगल पीपल शासन है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? राजतंत्र पे है। और यदि वो व्यक्ति राजतंत्र का विकृत रूप पे चला जाए, यानी राजतंत्र का जो रूमिड टाइप है, वो क्या हो जाएगा? निरंकुश तंत्र। मतलब समझिए इस बात का, एक व्यक्ति शासन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र। परंतु ये जो राजा है ये शासन करते करते निरंकुशता की ओर बढ़ जाए। ठीक है, प्राचीन भारत में ऐसे बहुत से शासक रहे हैं, धनानंद ही रहे हैं, सबसे बड़े शासक धनानंद ही रहे हैं, और भी बहुत सारे शासक रहे हैं जो पहले राजतंत्र के एक एग्जाम्पल थे। और राजतंत्र के एग्जाम्पल के साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने एक तरह से अपना मनमाना काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने प्रजा के लिए क्या सही है क्या गलत है सोचना खत्म कर दिया, प्रजा से अधिक कर वसूलना स्टार्ट कर दिया, जिससे प्रजा उनसे दुखी हो गई, पब्लिक उनसे परेशान हो गई। तो उसको हम लोग राजतंत्र ही बोलेंगे। राजतंत्र का मतलब हुआ जहां पे पब्लिक अपने राजा से खुश है।
उसी को राजतंत्र माना जाता है। अगर पब्लिक अपने राजा से दुखी है वो राजतंत्र नहीं हो सकता। यदि पब्लिक अपने राजा से दुखी है तो उसको हम लोग राजतंत्र ना बोल के क्या बोलेंगे, निरंकुश तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरंकुश तंत्र। यानी कि मोनार्की का मतलब वो राजतंत्र यदि राजा अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से हल्का सा भटक जाए, यदि राजा अपने कार्य को भूल जाए और वो निरंकुशता की ओर बढ़ जाए, तो उसका विकृत रूप क्या हो जाता है, राजतंत्र का विकृत रूप, ह्यूमिड टाइप क्या हो जाता है, वो हो जाता है निरंकुश तंत्र। समझे मेरी बात। तो पहला सरकार का क्या तरीका बताया उसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन में, राजतंत्र। और राजतंत्र का विकृत रूप क्या हुआ, ट्रेनी। ट्रेनी का मतलब क्या हो गया, निरंकुश तंत्र। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों कि शासन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अरस्तु यहाँ पे कहता है कि एक मतलब पहला जो शासन उसने प्रक्रिया बताया उसने राजतंत्र बताया। कहीं ना कहीं अरस्तु ने राजतंत्र का समर्थन किया है। अरस्तु बोलता है राजतंत्र जो है वो शासन की सबसे बेहतरीन कला है। क्यों? क्योंकि वो अपने राजा को सर्वगुण संपन्न मानता है। अरस्तु का जो राजा है, मोनार्की, उसका जो राजतंत्र में जो उसका राजा है वो कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न है। तो अरस्तु ने शासन की सबसे बेहतरीन तरीका, शासन का सबसे बेहतरीन कला क्या बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट में। अरस्तु ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है, अरस्तु ने सपोर्ट किया है मोनार्की का, राजतंत्र का। लेकिन तब तक मोनार्की का समर्थन करता है जब तक कि उसका राजा ईमानदार रहता है और प्रजा को अपने बच्चों की भांति प्रजा के लिए वो कार्य करता है। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यदि राजा अपने वचनों से, अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्यों से हट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि राजा अब निरंकुश हो गया। निरंकुश यानी कि ट्रेनी की ओर चला गया। ट्रेनी की ओर चला गया यानी कि अब जो राजतंत्र था, राजतंत्र का ये विकृत रूप है, राजतंत्र का ये ह्यूमिड टाइप है। यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आई। ओके, अब बात करते हैं कि पहले दो सब हमें समझ में आ गई। पहला था मोनार्की, क्लियर है। दूसरा था ट्रेनी, क्लियर है। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं शासन के अगली प्रक्रिया की। यदि जो राजा है वो निरंकुश हो चुका है तो क्या होगा कि समाज का एक वर्ग, अब वो वर्ग कोई भी हो सकता है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, वो समाज के वर्ण के आधार पर भी हो सकता है, वो समाज का कोई एक युवा वर्ग भी हो सकता है, या एक बहुत ज्यादा समझदार जो व्यक्ति होते हैं उनका समूह भी हो सकता है। तो समाज का कोई एक वर्ग उठेगा, दे विल थ्रो आउट द किंग फ्रॉम द स्टेट एंड दे विल कैप्चर द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही राजा निरंकुश होता है तो समाज का एक वर्ग, जब तक राजा दुखी, एक बहुत हद तक जब राजा दुखी कर लेगा तो एक आंदोलन होगा। आंदोलन में एक वर्ग उठेगा और वर्ग उठ के क्या करेगा, एक नई शासन प्रणाली को बना लेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। यहाँ तक की बात दोस्तों समझ में आई आपको कि सबसे पहले मोनार्की का विकृत रूप क्या आया, ट्रेनी के बाद क्या आता है, कुलीन तंत्र यानी कि एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या हुआ, कुछ व्यक्तियों ने शासन की भागडोर अपने हाथ में रख ली। अब देखिए, अब इसको समझिए आप। कुलीन तंत्र, यहां पे क्या होता है कि राजा निरंकुश हुआ, राजा को शासन से भगाया गया, कुछ समूह ने शासन अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने राज्य के ऊपर शासन करना आरंभ किया। ये जो समूह है, ये जो कुलीन तंत्रिक लोग हैं, ये राज्य के भले के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी कि राज्य की जनता के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग अपने अपने टॉप के जो भी बेस्ट एंड बेस्ट पीपल है, उन्होंने उसको उठाया और वहां के थ्रू कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ व्यक्तियों के समूह ने मिलकर पूरे राज्य के ऊपर कार्य करना स्टार्ट किया। यानी कि व्यक्तियों का एक समूह है। अब व्यक्तियों के समूह के अंदर ये नहीं कह सकते आप कि एक ही जाति के या एक ही वर्ग के, एक ही वर्ण के व्यक्ति हैं। व्यक्तियों के समूह के अंदर क्या हुआ कि अपने अपने कार्य क्षेत्र के निपुण व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने अपने फील्ड के। जैसे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंध बनाने में, कोई बहुत स्ट्रांग है अपनी सेना को स्ट्रांग करने में, सेना को ट्रेनिंग देने में, कोई स्ट्रांग है व्यापार को कंट्रोल करने में। तो ऐसे जो समाज के जो बेहतरीन व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अच्छा अपने क्षेत्रों में काम कर रखा, उन लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया। समूह को हम लोगों ने बोला कुलीन तंत्र, और इन लोगों ने मिलकर राज्य के ऊपर शासन करना स्टार्ट किया। क्लियर है यहां तक की बात? इसको भी हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रूलिंग। जैसे कि दो प्रकार के हमने यहाँ पर रूल बताए थे, पर्पस बताए थे, एक नेचुरल और एक रूमिड। तो नेचुरल का मतलब क्या था? मोनार्की। रूमिड का मतलब क्या था? टायरनी। यहाँ पे ये जो एरिस्टोक्रेसी ये किस में आ जाएगा? नेचुरल में आ जाएगा। ठीक है। और जब एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र जो नेचुरल तरीका है शासन करने का, जब तक कुछ व्यक्तियों को समूह अच्छे से शासन कर रहा है तब तक वो एरिस्टोक्रेसी है, यानी कि ये नेचुरल है। क्या है ये? कौन सा टाइप हुआ? नेचुरल टाइप हुआ शासन का। क्लियर है? लेकिन जब राजतंत्र खराब हो सकता है, जब एक व्यक्ति का दिमाग घूम सकता है, तो कुलीन तंत्र के अंदर तो कुछ ज्यादा ही व्यक्ति हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि आप सभी व्यक्तियों को एक तराजू से तौल लोगे। कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों के दिमाग में भी कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, राइट? तो जो कुलीन तंत्र का जो रूमिड टाइप है, कुलीन तंत्र का जो विकृत रूप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं धनिक तंत्र, यानी कि ओलिग्रेसी। क्लियर है यहां तक की बात? कुलीन तंत्र को जब हम कन्वर्ट करते हैं रूमिड टाइप से, कुलीन तंत्र को जब हम लोग विकृत फैलाते हैं, तो उसका रूमिड टाइप क्या हो जाता है? ओलिग्रेसी, यानी कि धनिक तंत्र। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात हम लोग लेकर चल रहे हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं अरस्तू का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो प्यारे साथियों आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने 6 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन शासन की बात करी है। पहली बात, उसके अंदर उसने उन सभी 6 प्रकार के शासन को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है नेचुरल, दूसरा है रूमिड, सामान्य और विकृत। सामान्य यानी कि छोटा रूप, विकृत यानी कि उसका बड़ा रूप या उसका नेगेटिव रूप भी आप कह सकते हो। जैसे कुलीन मोनार्की का, राजतंत्र का नेगेटिव इफेक्ट है निरंकुश तंत्र। मोनार्की का विकृत रूप है टायरनी। ये बात समझ में आई? विकृत कह रहा हूं तो वो एक तरह से उसके नेगेटिव रूप में ही जा रहा है। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या था? एरिस्टोक्रेसी एक नेचुरल वे है सरकार का, और उसका जो नेगेटिव तरीका है, उसका जो नेगेटिव वे है, वो क्या हो जाएगा? ओलिग्रेसी। ओलिग्रेसी का मतलब क्या हो गया? धनिक तंत्र। क्यों होगा ये नेचुरल? इसका विकृत रूप क्यों होगा धनिक तंत्र? क्योंकि जब तक कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन है, उसको हम लोगों ने नेचुरल माना, लेकिन जब उस शासन के ऊपर समाज के धनिक वर्ग का कब्जा हो जाता, देखिए धनिक वर्ग, चाहे आप किसी भी संविधान के किसी भी क्लासिफिकेशन की बात करो, आप किसी भी प्रकार के सरकार की बात करो, धनिक तंत्र का प्रभाव हमेशा सरकार के ऊपर रहता ही रहता है। इसका एक लाइव एग्जांपल आप इंडिया में बैठे हुए आज की डेट से भी कंपेयर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट, हम इस चीज से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। गवर्नमेंट किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई तीसरा मोर्चा हो, कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया का धनिक तंत्र है, धनिक तंत्र से आप लोग समझ गए मैं बात कर रहा हूँ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो धनिक तंत्र है, इनका सरकार के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता ही रहता है। ये एक सच्चाई है, और ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में रहता है, दुनिया के हर देश में ये चीज रहती है। चाहे वहां पे राजतंत्र हो, चाहे वहां पे एरिस्टोक्रेसी हो, ओलिग्रेसी हो, पॉलिटी हो या डेमोक्रेसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज का जो धनिक वर्ग है वो अपने एरिया की सरकार पे कंट्रोल रखता ही रखता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कुलीन तंत्र के अंदर क्या होता है? व्यक्तियों का समूह मिलकर कार्य कर रहा है, लेकिन इसका विकृत रूप या इसका रूमिड टाइप या इसका नेगेटिव रूप क्या हो जाएगा कि जब कुछ लोगों के अंदर पैसे कमाने की लालच आ जाए, और वो फिर जो समाज के भले के लिए कार्य कर रहे थे, वो कार्य को उसके मतलब उनका जो सोच था, सोच को बदल के वो पैसे कमाने की सोच पे आते हैं। समाज के लिए कार्य करने को छोड़ के वो धनिक यानी कि पैसे वाले लोगों के लिए कार्य करना स्टार्ट करते हैं। उनके हिसाब से रूल्स बना रहे हैं, उनके हिसाब से कानून व्यवस्था बन रही है, उनके हिसाब से रेगुलेशन बन रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं समाज का यानी कि एरिस्टोक्रेसी का नेगेटिव रूप। एरिस्टोक्रेसी का नेगेटिव रूप क्या हो जाता है? एरिस्टोक्रेसी का नेगेटिव रूप हो जाता है ओलिगोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र। धनिक तंत्र के अंदर क्या हो गया कि समाज में पैसे वाले लोगों ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये एरिस्टोक्रेसी का रूमिड टाइप हो गया यानी कि नेगेटिव टाइप हो गया। यहां तक की बात क्लियर है दोस्तों? ओके। तो देखिए,
नेचुरल रूमिड, नेचुरल रूमिड। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर क्या होता है? देखिए पॉलिटी गवर्नमेंट जो है उसको भी अरस्तु ने किसी हद तक ठीक माना है। अरस्तु ने जो सबसे ज्यादा फेवर किया है वो किसको किया है? राजतंत्र, मोनार्की को। ठीक है, अब पॉलिटी को उसने फिर कंपेयर किया है किससे? डेमोक्रेसी से। ठीक है, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी का मतलब होता है इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जनता का शासन। जनता के शासन के अंदर क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली, जनता ने अपने अधिकार अपनी सरकार को सौंपे, और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बाध्य है, द गवर्नमेंट इज लायबल टू प्रोटेक्ट द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है अपने समाज के, अपने राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फैमिली को, उनके परिवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार यहाँ पे बाध्य हो जाती है। परंतु यदि सरकार इन चीजों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ही लगी रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता का क्या हाल हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता की क्या जरूरत है, उनको सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि सरकार में हम कितने रह पाएंगे, यानी कि हम कितने टाइम तक अपनी गवर्नमेंट को रन कर पाएंगे, तो वो पॉलिटी का नेगेटिव रूप है। वो पॉलिटी का क्या है? विकृत, रूमिड रूप है। तो पॉलिटी का सिंपल रूप क्या हुआ? ये क्या है? पॉलिटी इज नेचुरल और रूमिड। क्या होगा ये? ऑब्वियसली नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ लोगों को जनता ने अपने अधिकार दे दिए, और उन लोगों का काम क्या दिया? उनका काम है कि जनता को प्रोटेक्ट करें। मैकियावेली की तरह, जैसे मैकियावेली बोलते थे कि पब्लिक एक पल के लिए, एक व्यक्ति एक पल के लिए ये भूल जाएगा कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई, पर वो ये नहीं भूलेगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी कौन सी है। द मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट ही कैन नॉट फॉरगेट द प्रॉपर्टी वट एवर ही ओन। ये मैकियावेली के शब्द हैं। अगली क्लास हमारी क्योंकि मैकियावेली की होगी तो मैंने आपको थोड़ा सा उसमें एडवांस बता दिया है। तो यही बात यहाँ पे अरस्तु भी कहना चाह रहे हैं। मैकियावेली ने बात कही है, अरस्तु यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि पॉलिटी का मतलब ये होता है कि जनता ने अपने अधिकार राज्य को दे दिए। इसको हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो रूसो ने लिखी हुई एक किताब है, जे रूसो के द्वारा लिखी हुई किताब है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हॉब्स भी करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात लॉक भी करेंगे। यहाँ पे अरस्तु भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जनता ने आपसी सहमति से अपने अधिकार राज्य को दे दिए, और राज्य का काम है कि जनता की देखभाल करे, भलाई करे, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये काम करना किसका जिम्मेदारी है? ये राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ तक की बात क्लियर है। परंतु यदि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार है या सरकार, मुख्य रूप से सरकार, इन चीजों को भूल जाए कि वो किसके लिए कार्य कर रही है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ शासन करना रह जाए, सेवा करना हट जाए, सिर्फ शासन पर फोकस हो जाए कि हमें तो रूल करना है, हमें सर्व नहीं करना, वी वांट रूल, वी डोंट वांट सर्व, तो उसको इन्होंने राजनीति का नेगेटिव रूप माना। यानी कि अरस्तु कहते हैं पॉलिटी इज अ नेचुरल, डेमोक्रेसी इज अ रूमिड। डेमोक्रेसी को उन्होंने एक नया नाम दिया था, भीड़ तंत्र। वो कहते हैं कि जब राजनीति के अंदर गंद फैला दिया जाए, राजनीति के अंदर जब गंद फैला दिया तो उसका नाम डेमोक्रेसी है। इसलिए वो डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, लेकिन पॉलिटी से नहीं चिढ़ते। क्लियर है मेरी बात? तो डेमोक्रेसी को हम लोग वैसे बोलते हैं लोकतंत्र। तो यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको वो ये है कि अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी है, उसके अंदर बड़ा सिंपल उन्होंने रखा है। उन्होंने सिर्फ दो भागों में अपनी सरकार को विभाजित किया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है रूमिड। नेचुरल क्या है? एक पॉजिटिव सेंस है गवर्नमेंट को रन करने का, और रूमिड क्या है? एक नेगेटिव सेंस है गवर्नमेंट को चलाने का। यहां तक की बात क्लियर है? तो पॉलिटी के अंदर वो कह रहे हैं कि जनता की सेवा की जा रही है, वो पॉलिटी है, लेकिन जहां उस पॉलिटी के अंदर भीड़ घुस जाती है वो भीड़ तंत्र है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। तो अरस्तु ने सबसे ज्यादा जो बुराइयां करी हैं वो लोकतंत्र की करी हैं। उन्होंने लोकतंत्र को पसंद नहीं किया। इवन उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने मोनार्की को सपोर्ट किया है। मोनार्की इज द बेस्ट वे टू रूल द गवर्नमेंट। मोनार्की को उन्होंने बहुत अच्छा तरीका माना है सरकार चलाने का। दूसरा, उन्होंने पॉलिटी को एक अच्छा तरीका माना है गवर्नमेंट को रन करने का। इसके अलावा जो भी है, चाहे वो ट्रेनी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, ओलिग्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, अरस्तु ने हर एक व्यवस्था
व्यवस्था का विरोध किया है। वो कहते हैं ये सरकार चलाने का तरीका गलत है। सरकार चलाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है राजतंत्र। और यदि राजतंत्र से सरकार नहीं चलाई जा सकती तो उस तंत्र को बदल के उन्होंने पॉलिटी में कन्वर्ट किया है। यानी कि यहाँ पे उनका राजा सर्वगुण संपन्न है और यहाँ पे उनका राजा जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। तो दो प्रकार की सरकार की पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अरस्तु ने एक्सप्लेन किया है। पहला है मोनार्की, दूसरा है पॉलिटी। उसके अलावा जितने भी रूप है यानी कि विकृत रूप, जो भी रूमिट टाइप है, रूमिट टाइप यानी कि ट्रेनी, ओलिग्रेसी और डेमोक्रेसी, इसका उन्होंने घनघोर तरीके से विरोध किया है। किसी हद तक उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को सही माना है, जब तक सही माना जब तक उसके अंदर धनिक तंत्र का प्रवेश नहीं होता, जब तक उसके अंदर ओलिग्रेसी इंटरफेयर नहीं करती, तब तक ही एरिस्टोक्रेसी सक्सेस है। पर उन्होंने फिर भी एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट को अच्छे गवर्नमेंट का तरीका नहीं माना। तो ये बात थी दोस्तों अरस्तु की। अरस्तु के बारे में जो हमने पढ़ा इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अरस्तु में से इवन आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं कि अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया, कौन सी उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने किस प्रकार से अपने अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कैसी सरकार का वो समर्थन करते हैं और किसका समर्थन नहीं करते। तो कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन आपके आगे, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिग्रेसी, डेमोक्रेसी, ये 4 आपके ऑप्शन आ गए। और क्वेश्चन ये है कि which classification of constitution are supported by the Aristotle, इनमें से संविधान के वर्गीकरण को कौन से वर्गीकरण को अरस्तु ने समर्थन किया है। तो इसमें आपके ऑप्शन होंगे 4, इसके आपके कोड दे रखे होंगे, ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओनली सेकंड। बात समझ रहे हैं आप। इस प्रकार से इसमें से कई बार आपका क्वेश्चन आया, 2016 में भी आया, 2014 में भी आया, 2012-13 के आसपास भी आया है। इस प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आप एक बार अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। हम बहुत जल्दी आपके सामने इनकी टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे और बहुत जल्दी आपसे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। क्योंकि आज का पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही पार्ट था अरस्तु का, बट इस छोटे पार्ट के अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा जो आज हमने आपको समझाया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।